हेलो एवरीवन, आज डेट है 18 मार्च 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि क्वीटो को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था गैलापागोस आइलैंड को लेकर के। तो गैलापागोस आइलैंड को अगर हम मैप में व्यू करें, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में पैसिफिक ओशियन में गैलापागोस आइलैंड एग्जिस्ट करते हैं। ये जो गैलापागोस आइलैंड है वो यहाँ पर इक्वेडोर, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वहाँ पर इक्वेडोर यहाँ पर कंट्री है, उसी के प्रोविंस के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो गैलापागोस आइलैंड है, इक्वेडोर जो कंट्री है, यहाँ से इक्वेटर जो लाइन है वो पास होती है। तो देख लेते हैं कि साउथ अमेरिका को कौन कौन से कंट्री से यहाँ पर इक्वेटर पास होती है। सबसे पहले इक्वेडोर यहाँ पर कंट्री है, उसके बाद में पेरू की नर्दर्न बॉर्डर को टच होती हुई यहाँ पर कोलंबिया नेक्स्ट कंट्री, और फिर ब्राज़ील से यहाँ से इक्वेटर लाइन पास होती है। जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होती है। तो उन कंट्रीज़ के नेम भी हम व्यू कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है, अगर हम वेस्टर्न पार्ट से स्टार्ट करें तो यहाँ पर सबसे पहले चिली है, उसके बाद में है अर्जेंटीना, उसके बाद में यहाँ पर पराग्वे, और फिर है ब्राज़ील। मतलब ब्राज़ील से इक्वेटर भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों लाइन पास होती है। द हिंदू के फ्रंट पेज पर देखो, इस तरीके से हमने जो गैलापागोस आइलैंड देखा उसके आसपास के जो कंप्लीट एरिया को व्यू किया। जब भी आप किसी एरिया को डिस्कस करो, उसके आसपास वाले एरिया में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सीज हैं, स्टेट है, इस्तमस हैं, इन सभी को व्यू करने की कोशिश किया करो। इसके अलावा जो भी एरिया हम डिस्कस कर रहे हैं वहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट लाइन्स पास हो रही हैं, या फिर उसकी कैपिटल से क्या कहाँ पर वो एग्जिस्ट करती है, ये सारी चीज़ें जो है ना, इस तरीके से मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। द हिंदू के फ्रंट पेज पर सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट आर्टिकल है कोविड के केसेस को लेकर के। यहाँ पर एशियन जो नेशन है उनका व्यू किया गया है, और ये बताया गया है कि कुछ एशियन कंट्री में फिर से कोविड के केसेस दोबारा से बढ़ रहे हैं। यहाँ पर साउथ कोरिया, ये है भूटान, ये उन कंट्रीज़ के नेम हम डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पर कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, ये वो कंट्री है जहाँ पर पेंडेमिक पीक प्रेजेंट टाइम में देखने को मिल रहा है। रेगुलर वहाँ पर कोविड के काफ़ी ज़्यादा केसेस हाइक देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ इंडिया ने नेक्स्ट अभी श्रीलंका के जो मिनिस्टर हैं वो हमारे इंडिया की विजिट पर थे। तो यहाँ पर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली है कि इंडिया ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को फिर से अपनाते हुए श्रीलंका की फिर से हेल्प यहाँ पर की है। $1 बिलियन की क्रेडिट फैसिलिटी दी है श्रीलंका को, इस आइलैंड नेशन को, ताकि यहाँ पर जो फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस देखने को मिल रहा है ताकि वो खत्म हो सके और फूड, मेडिसिन और एसेंशियल आइटम्स को इनेबल किया जा सके। एक तरीके से इंडिया ने जब भी उसके रीजनल एरिया में जो कंट्रीज़ हैं जिनके साथ में रिलेशन बेहतरीन रहे हैं, या जब भी वो संकट की स्थिति में पेंडेमिक या प्रॉब्लम की सिचुएशन कंडीशन वहाँ पर क्रिएट हुई है, इंडिया ने हमेशा आगे बढ़ करके उन कंट्रीज़ की हेल्प करने की कोशिश की है। ये चीज़ें हमें शो करती हैं कि इंडिया अपने रीजनल एरिया में न सिर्फ अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है, बल्कि अपने आसपास वाले एरिया में हर कंट्री की हेल्प एंड असिस्टेंस करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से आप सभी को पता है कुछ इश्यूज क्रिएट हुए हैं। जो यूएस है उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए रशिया के जो ऑयल है उनके ऊपर। इसके अलावा जो स्विफ्ट सिस्टम है जिससे फॉरेन कंट्रीज़ में जो भी मनी ट्रांसफ़र या एक तरीके से पेमेंट सिस्टम जिसके थ्रू होता है, ताकि काफ़ी इजी प्रोसेस में वहाँ पर हर कंट्री में पेमेंट सिस्टम है वो काफ़ी इजी तरीके से हो सकता था, लेकिन उसको लेकर के भी सैंक्शंस लगा दिए। अब यहाँ पर जब रशिया के ऑयल के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, अदर कंट्रीज, ओपेक कंट्री जो अपना सर्ज है वो इंक्रीज़ नहीं कर रही है प्रोडक्शन का, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर क्रूड ऑयल के प्राइजेस, फिर पेट्रोल, डीजल, इन सभी के प्राइजेस, नेचुरल गैस, इन सभी के प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हाइक हो रहे हैं। अब यहाँ पर रशिया के ऑयल को कोई खरीद नहीं रहा है, सैंक्शंस लगा दिए हैं बहुत कंट्रीज़ के द्वारा। तो हमारे इंडिया की जो फर्म है इंडियन ऑयल, HPCL, वो 2 मिलियन बैरल ऑफ क्रूड जो है वहाँ से खरीद रहे हैं। इसके अलावा इसके बेसिस पर ये भी बोला जा रहा है कि हमारे जो एनर्जी टाइज है वो काफ़ी ज़्यादा डीपन होगी।
यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है, आप सभी को पता है वैसे तो, कि इंडिया को जितनी भी ज़रूरत होती है उसका 84% तक इंडिया जो है वो क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करता है, बाहर से कंट्री से मंगवाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि रशिया के ऊपर उनकी हाई डिपेंडेंसी है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं जिसकी वजह से काफ़ी एक चीप लेवल पर, मतलब जो मैक्सिमम प्राइजेस है उसे काफ़ी कम प्राइस पर इंडिया को ये क्रूड ऑयल मिल रहा है। इसीलिए इंडिया जो है यहाँ पर जो ये अपने रिलेशंस है या फिर ये जो भी एनर्जी रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको खरीदने की कोशिश कर रहा है, ताकि ग्लोबली लेवल पर जो हाइक देखने को मिल रहा है वो कुछ टाइम के लिए इंडिया में देखने को ना मिले। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, गुजरात जो स्टेट है उन्होंने स्टार्ट किया है कि 6 to 12th क्लास जो हैं एकेडमिक ईयर 2022 से 2023 के बीच में, एकेडमिक ईयर मतलब 2022-23 से वो स्टार्ट करेंगे कि 6वीं से 12वीं तक की जो स्टडी है उसमें भागवत गीता जो है वो उनको पढ़ाया जाए। शुरुआत वो की जाएगी कि 6th क्लास में हम शुरुआत में एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, एक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करेंगे ताकि स्टूडेंट्स का उनमें डेवलप हो सके, एक इंटरेस्ट डेवलप हो सके भगवत गीता में। उसके बाद में श्लोका, सॉन्ग्स, ऐसे डिबेट्स, प्लेज, क्विजेस, इन सभी के प्रोसीजर के थ्रू, एक स्टोरीज के थ्रू और बहुत सारी अपनी इसकी जो भगवत गीता की जो इम्पोर्टेंस है वो क्रिएट की जाएगी और जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को इसमें अवेयर किया जाएगा। इसके अलावा 9th to 12th मतलब 6 to 8 तक तो ये सारी कोशिश की जाएंगी ताकि एक इंट्रोडक्शन दिया जा सके भगवत गीता को लेकर के। फिर 9 to 12th के बीच में जो भी क्लासेज है उनमें कुछ चैप्टर्स भी इसमें इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट का जो ये मूवमेंट है, ये रिलीजियस टेक्स्ट स्कूल में जो रिलीजियस टेक्स्ट इंट्रोड्यूस करने का हैज़ फाउंड सपोर्ट फ्रॉम द अपोजिशन कांग्रेस एंड द न्यू एंटेंट इन स्टेट पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी। ये जो पार्टीज़ हैं वो भी सपोर्ट में है और आप सभी को पता है कि अभी आम आदमी पार्टी ने गुजरात स्टेट में एक नई एंट्री के रूप में वहाँ पर किया है। अब सभी को पता है जिन जिन स्टेट्स में जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं, क्योंकि अभी हमने 5 स्टेट्स में जहाँ पर इलेक्शन देखे वहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है वो अपने आप को दिल्ली से निकाल कर अदर एरियाज़ में एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर पंजाब के सीएम आपको पता है कि आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है और आम आदमी पार्टी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है पंजाब स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में। तो यहाँ पर वहाँ के जो नए सीएम है भगवंत मान, वो दिल्ली के सीएम केजरीवाल की जो भी प्लेबुक थी, जो भी उनकी स्टार्टिंग पॉइंट में किस तरीके से उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, उन सभी को फॉलो किया जा रहा है पंजाब के सीएम के द्वारा। उन्होंने बोला है कि हम 23 मार्च को, जिस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है, भगत सिंह जी की डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है, उस दिन भगवत मान जो है वो एंटी ग्राफ्ट हेल्पलाइन नंबर, मतलब एक तरीके से करप्शन को कम करने के लिए, जो भी ट्रांसपेरेंसी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवेल करने के लिए, जो भी गवर्नमेंट का सिस्टम है, जो प्रोसीजर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लीननेस लाने के लिए ये कोशिश की जाएगी कि ये हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा। उन्होंने बोला है कि जब भी आपसे कोई ब्राइब मांगे उसको मना नहीं करना है, उसका एक वीडियो क्लिप बनाना है और अपना एक पर्सनल व्हाट्सएप नंबर उन्होंने दिया है, इस पर भेज देना है और उसी के थ्रू जो करप्शन है उसको काफ़ी कम किया जाएगा। उन्होंने बोला है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें 99% जो है वो क्लीन पीपल होते हैं, 1% लोग ऐसे होते हैं जो करप्शन चार्ज्ड होते हैं, उन्हीं की वजह से जो हमारा सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ाया हुआ है। तो उनको क्लीन करना है, जिसके साथ जिससे क्या होगा कि जो हमारा सिस्टम है वो काफ़ी क्लीन वे में वर्क करेगा और जो पीपल है उनकी सारी की सारी जो बेसिक फाउंडेशन फैसिलिटीज़ हैं उनको अवेल करवा दी जाएंगी। ओके, अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बात बोली गई है। देखो, इसके अलावा उन्होंने ये बोला है कि आप सभी को पता है कि आम आदमी पार्टी ने जब दिल्ली यूटी में अपने आप को एस्टेब्लिश किया था तो इसी तरीके का हेल्पलाइन नंबर दे करके अपने आप को एक तरीके से मतलब करप्शन जो है उसको कम करने की कोशिश की थी। आपको पता होगा कि पहली बार आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली यूटी है और एक कंप्लीट स्टेट में, पंजाब एक कंप्लीट स्टेट है, तो स्टेट में पहली बार मतलब यूटी से बाहर निकल करके जो अदर स्टेट की जो पॉलिटिक्स है उसमें पहली बार किसी स्टेट में वो एस्टेब्लिश हुए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 2 पर, यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पोल्यूशन को लेकर करके। आप सभी को पता है कि अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर पोल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा है।
दिल्ली सरकार अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, बार बार उन्होंने अपनी अपनी तरफ से कोशिश की है कि जो भी इशू है उसको सॉल्व किया जा सके। लास्ट ईयर जब विंटर सीजन अभी जो विंटर सीजन गया है उसमें भी हमने देखा कि ना सिर्फ दिल्ली सरकार ने कोशिश की बल्कि आसपास के जो भी रीजनल एरिया में जो स्टेट्स हैं उन सभी से उन्होंने अर्ज भी किया कि जो भी पराली को आपके यहाँ पर जलाया जाता है वो ना किया जाए। जो भी एक तरीके से ग्रेन स्टेबल जो बचता है, व्हीट स्टेबल, उसको राइस स्टेबल जो बचता है उसको ना जलाया जाए क्योंकि इसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट होता है। इसके अलावा जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स थी उनको लेकर के उन्होंने अपने नए नोटिफिकेशन, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले ताकि उस प्रॉब्लम को भी सोल्व किया जा सके। अब यहाँ पर दिल्ली सरकार जो है वो पोल्यूशन को लेकर के फिर से अपनी तरफ से एक नया इनिशिएट लेकर के आ रही है। उन्होंने बोला है कि 8 स्टार्टअप चुने जाएंगे। ये जो 8 स्टार्टअप जो है वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जिसमें एयर, वाटर पोल्यूशन जो भी सिटी को फेस करना पड़ रहा है उनको लेकर के अगर ये स्टार्टअप काम करेंगे तो एक स्टार्टअप को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि यहाँ पर जो पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। ये जो स्टार्टअप है विल ऑल्सो गेट ए कंड्यूसिव ecosystem of guidance, incubation and necessary linkage and support from IIT Delhi according to a proposal for Green Delhi Startup Challenge seen by the Hindu। मतलब एक चैलेंज लिया है, इसमें स्टार्टअप जो हैं वो अपनी जो भी इमेजिनरी चीज़ें हैं वो शो करेंगे, किस तरीके से वर्क करेंगे। IIT दिल्ली जो है उसमें सपोर्ट करेगी, उनके कोलेब्रेशन के साथ में स्टार्टअप वर्क करेंगे। मनी दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, कितना मनी आप इन्वेस्ट कर सकते हो और क्या कर सकते हो, अपने यहाँ पर जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 5 पर। आप सभी को पता है कि केरला में रेल लाइन प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जिसको सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। मतलब केरला आप सभी को पता है कि साउथ इंडिया में है और एकदम एक तरीके से यहाँ पर देखिए आप ऐसे, यहाँ पर अगर इस तरीके से हम इंडिया का साउथ इंडिया की बात करें तो इस तरीके से जो केरला है वो एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से साउथ से नॉर्थ केरला को जोड़ने के लिए एक रेलवे लाइन प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जिसको सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। कोस्टल एरिया के नज़दीक वाले एरिया से इस तरीके से जो रेल लाइन प्रोजेक्ट है वो बनाया जाएगा। अब इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट होने के अपने अपने कारण हैं। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका बोलना ये है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी। जब उन्होंने सर्वे कंडक्ट करवाया तो उन्होंने बताया नहीं कि यहाँ से रेल लाइन निकलेगी। प्रोटेस्टर्स की दूसरी बात ये है कि इतना इसमें खर्चा होगा, पहले ही एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा बर्डन है हमारे स्टेट के ऊपर, और इतना अगर फिर से मनी इन्वेस्ट किया जाएगा कहीं पर तो और ज़्यादा बर्डन जो स्टेट के ऊपर क्रिएट हो जाएगा। पिटिशनर्स का ये भी बोलना है कि केरला जो है वो हाईली डेंसिटेड, मतलब एरिया के कंपैरिजन में जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है पॉपुलेशन की, तो इसके बेसिस पर जो एग्रीकल्चर लैंड है या फिर जो अर्बन लैंड है, जो अर्बन एरिया है जहाँ पर लोग रह रहे हैं वहाँ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि अगर हम देखें तो एक तरीके से लोन बेसिस पर कंस्ट्रक्शन, हाउस कंस्ट्रक्शन की बात करें तो केरला उसमें आगे है। इसकी वजह से अगर यहाँ से मान लो किसी अर्बन एरिया से रेलवे लाइन निकली तो वहाँ पर जो भी घर हैं उनको कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट को उनको रिमूव करवाने के लिए कंपनसेट करना होगा। और कंपनसेट अगर आपको करना है कि पहले ही उन्होंने लोन ले रखा है तो कंपनसेशन भी हाई रहेगा उनके हाउसेस का, तो इसकी वजह से जो बर्डन है वो और ज़्यादा स्टेट के ऊपर क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि कंस्ट्रक्शन आप करोगे, एग्रीकल्चर लैंड जो है उस एरिया को कवर करोगे, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन गवर्नमेंट का अपनी तरफ से बोलना है कि आप बोल रहे हो कि मनी ज़्यादा खर्च होगा, तो उन्होंने बोला कि हमारा ही नहीं है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारा इंडियन रेलवेज है वो भी इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि देखो आप बोल रहे हो कि जो डेंसली एरिया है उसको आप कैसे कवर करोगे, तो उन्होंने बोला कि एग्रीकल्चर एरिया में हम एलिवेटेड पुल बनाएंगे ताकि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो ख़राब ना हो सके। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि नॉर्थ टू साउथ केरला को कनेक्टिविटी देगा, जिसकी वजह से व्हीकल्स की जो अवेलेबिलिटी है रोड्स पर वो काफ़ी कम होगी, पोल्यूशन लेवल कम होगा, रोड एक्सीडेंट की संख्या कम होगी, ईजीली जो लोग हैं वो अपने डेस्टिनेशन पे कम टाइम में कम मनी में ईजिली पहुँच पाएंगे। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के। वैसे अगर हम ये देखें तो हमारे मेट्रो मैन ई श्रीधरन जो हैं उन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से मुलाकात की इस प्रोजेक्ट को लेकर के, और ये बोला कि दोबारा इसको ओवरव्यू करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, एक सेकेंड,
भगवंत मान जो वहाँ के सीएम बने हैं पंजाब के, उनको लेकर के ही यहाँ पर बात बताई हुई है कि उनके सामने अब क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पंजाब स्टेट को किस तरीके से उनको गवर्न करना है। सबसे बड़ी बात आप सभी को पता है कि पंजाब जो है वो बॉर्डर एरिया में एग्जिस्ट करता है, पाकिस्तान के साथ में इसकी बॉर्डर शेयर होती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसी सेपरेटिस्ट मूवमेंट जैसे इश्यू भी देखने को मिलते हैं, खालिस्तान जैसे इशू। इसके अलावा यहाँ पर ड्रग्स के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं, यहाँ का जो यूथ है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रग एडिक्टेड है। तो ये सारे कुछ इश्यूज हैं जिनको लेकर के वहाँ के जो सीएम हैं, मतलब उनको वहाँ पर जो एक तरीके से एडिक्शन है ड्रग्स का, उसको रिमूव करवाना है। बॉर्डर एरियाज़ में सिक्योरिटी और पीस के ऊपर भी फोकस करना है। खालिस्तान जैसे मूवमेंट है उन सभी को भी यहाँ पर लोगों को समझा करके जो इंटीग्रिटी है पंजाब की वो सभी को मेंटेन करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन सभी को ध्यान में रख करके वहाँ के जो नए सीएम हैं उनको वर्क करना होगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर के है कि इंडिया ने अपना एक नया एज ग्रुप 12 to 14 एज की जो एज ग्रुप है उसके लिए भी वैक्सीन लॉन्च कर दी है। कॉर्बेवैक्स जो वैक्सीन है जो बायोलॉजिकल ई के द्वारा डेवलप की गई हैदराबाद बेस्ड कंपनी उसके द्वारा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि वैक्सीनेशन का जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से वर्क कराएगा। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए, पेज नंबर पहले 7 पर जो है वो यहाँ पर कुछ इन्फ्लेशन के डाटा दे रखे हैं कि 2021 लास्ट और 22 में किस तरीके से कुछ आइटम्स के नेम दे रखे हैं कि किन किन के ऊपर जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। पेज नंबर 8 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूक्रेन जो है वो अदर कंट्रीज़ में, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के अदर पार्ट जो हैं या फिर अदर जो ऑर्गन्स हैं उन सभी में कोशिश कर रहा है कि रशिया के खिलाफ में सभी कंट्री जो हैं वो सैंक्शंस लगाने की कोशिश करें या फिर कुछ इस तरीके की एक्टिविटी करें जिससे कि जो भी प्रॉब्लम है रशिया और यूक्रेन के बीच में वो सोल्व किया जा सके। तो यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुछ प्रोविजनल मेजर्स लेने की बात की गई है मिलिट्री ऑपरेशंस को लेकर के। कैन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मैंडेट ए रूलिंग इन द करंट क्राइसिस हैपनिंग इन ईस्टर्न यूरोप। यहाँ पर अगर हम बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तो इसमें 15 मेंबर होते हैं, ओके, और 9 ईयर्स का इनका टर्म होता है। यहाँ पर सबसे पहले तो ये बोला गया है कि 26 फरवरी को यूक्रेन ने अप्रोच किया था आईसीजे को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, कि 1948 का जो जीनोसाइड कन्वेंशन है उसके अंडर जो जीनोसाइड है उसमें किस तरीके की एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाएगा वो कोई कुछ भी लेकर के डेफिनेशन नहीं है, डिफाइंड वे में उनको बताया नहीं गया है। तो रशिया जो यूक्रेन के ऊपर जो काम कर रहा है, जो क्लेम किया गया है, एज क्लेम्ड बाय रशिया हैव बीन कमिटेड बाय यूक्रेन। ओके, तो यूक्रेन के ऊपर जो इशू क्रिएट हो रहे हैं रशिया के द्वारा उन सभी को हम कैसे काउंटर करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे, इन सभी चीज़ों की एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की है। इसके अलावा उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी किया है आईसीजे से कि रशिया के अगेंस्ट कुछ ऐसे सर्टेन प्रोविजन मेजर्स लाने की कोशिश की जाए ताकि ये जो इशू है उसको सोल्व किया जा सके। द पावर टू इंडिकेट प्रोविजनल मेजर्स इज सब्जेक्ट टू 3 मेन कंडीशन. The rights which are being asserted should be at least plausible. Secondly, there must exist a link between the provisional measure and the plausible right that is to be preserved by such measure. Finally, there must be a real and imminent risk of irreparable prejudice to the rights claimed before the court. मतलब कोर्ट में आपने अपील किया है तो वो रेलेवेंट होना चाहिए जो भी इशू क्रिएट हो रहे हैं। दूसरा, अगर ऐसा लगता है कि बिल्कुल सडनली इसके ऊपर कुछ एक्शन ले रहा है तो ये काम किया जा सकता है। तो यहाँ पर आईसीजे को लेकर के क्वेश्चन किया गया है कि आपको एक तरीके से इंटरवीन करना चाहिए, अपनी तरफ से जो बात है वो रखी जानी चाहिए। तो आईसीजे का जो ज्यूरिडिक्शन है वो कहाँ से वो अपनी पावर को गेन करता है, तो आर्टिकल 36 का पार्ट 1 जो है, statute of the ICJ provides that the ICJ shall have jurisdiction in all matters relating to the UN Charter. UN Charter में जो भी पॉइंट्स रखे गए हैं उन सभी में जो भी jurisdiction एरिया है उन सभी को गवर्न करने की ICJ के पास में पावर है। जीनोसाइड कन्वेंशन 1948 अंडर आर्टिकल 9 provides that disputes between states relating to the interpretation, application or fulfillment of the genocide convention. Okay? तो 1948 का जो आर्टिकल 9 है वो किसी भी स्टेट के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, तो वहाँ पर इंटरप्रिटेशन करने का, एप्लीकेशन लगाने का और जीनोसाइड कन्वेंशन के बेसिस पर जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करने का एक तरीके से अप्रूवल देता है। तो
तो यहाँ पर आईसीजे का क्या क्या रेगुलेशंस हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, इन सभी के बारे में बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ केसेस की बात की गई है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार जीनोसाइड कन्वेंशन की बात हुई है, इससे पहले भी अदर एरियाज़ में जो एक्टिविटीज़ देखने को मिली है उनके बेसिस पर जब जब मिलिट्री ऑपरेशंस देखने को मिले हैं तब तब आईसीजे के ऊपर यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट हुआ है कि स्टेबिलिटी लाने के लिए ह्यूमैनिटेरियन जो राइट्स हैं उन सभी को प्रिजर्व करने के लिए आईसीजे के द्वारा यहाँ पर वर्क किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क आर्टिकल है यहाँ पर वैक्सीन को लेकर के, एक एक्स्ट्रा एज ग्रुप 12 to 14 एज ग्रुप जो है उसके लिए वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है उसी के बारे में यहाँ पर बातें बताई हुई हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 10 पर, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है त्रिमूर्ति, आप सभी को पता है, यहाँ देखिए टी.एस. त्रिमूर्ति स्पीक्स एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन न्यूयॉर्क on March 4. Amid the ongoing crisis in Ukraine, the government has decided to extend the tenure of India's envoy to the United Nations, T.S. त्रिमूर्ति for 3 months. मतलब उनका जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। According to an announcement by the Appointments Committee of the Cabinet, Mr. Trimurti, who was due to retire on March 31st, will now remain in the position at the rank of Secretary to the government from April 1 to June 30, 2022. The extension also fueled speculation about a possible extension for Foreign Secretary Harsh Shringla, who is due to retire in May. At least 2 officials aware of the decision said the extension was granted due to the government desire to keep a steady hand and ensure continuity in India's presence at the UN Security Council during a crucial period with the Russian war in Ukraine, where India is completing its 2-year tenure this year. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया का 2 साल का जो टेन्योर है वो इस साल कंप्लीट होगा और इंडिया चाह रहा है कि अभी रशिया यूक्रेन जो इशू चल रहा है उसमें ये जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं या फिर यूएन में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है इनको ज़्यादा अच्छे से उस प्रॉब्लम के बारे में पता है, तो जब तक ये इशू सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हम चाहते हैं कि वो ही हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट है वो ही बना रहे। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारी एक सेकेंड, इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उनके ऑफिशियल हैं अरिंदम बागची, उन्होंने ये बोला है कि हम चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन जो है वो टेररिज्म जो इंडिया को टारगेट करता है उनको एक तरीके से इंक्रीज करने के लिए या प्रमोट करने के लिए कोई भी काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की बात हो जाती है जिसको लेकर के हम कुछ बेसिक व्यू ले लेते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो 57 मेंबर स्टेट हैं इसमें। 1969 में इसको फाउंड किया गया था एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। ओआईसी जो है वो यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन यूनियन में अपना परमानेंट डेलीगेशन रखता है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की अरेबिक, इंग्लिश एंड फ्रेंच। ये क्या करता है कि पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम जो कम्युनिटी है, मुस्लिम जो वॉइस है उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है और कुछ इशू हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। आपका क्वेश्चन ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर अभी एक न्यूज़ चल रही है, अभी एक आर्टिकल डिस्कशन में चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 2 इशू डिस्कस हो रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने सेम बात बोली कि ये जो सील्ड कवर जो भी आप फाइल्स रखने की कोशिश करते हो इनको सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशरी जो है वो इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार इंडिया में सील्ड कवर जो पेपर्स हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं जुडिशरी में, जिसमें पावर होती है कि जो जुडिशरी है वो ही उन पेपर को व्यू कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी कंट्री की जो सिक्योरिटी है उसके बेसिस पर ये जो पेपर्स है वो सील्ड कवर पेपर्स प्रेजेंट करती है कि अगर ये ओपन होते हैं तो कंट्री को इससे नुकसान देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर कुछ केसेस की बात की गई है कि यूएपीए जो एक्ट है उसके अंडर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर, एंटिसिपेटरी बेल, ये कुछ इशू हैं जहाँ पर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है कि सील्ड कवर जो पेपर्स हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भीमा कोरेगांव जो केस हुआ था, राफेल जेट परचेज हुआ था, आसाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर बीसीसीआई एंड द एंटिसिपेटरी बेल प्ली फॉर फॉर्मर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम, इन सब में जो है वो सील्ड कवर पेपर्स रखे गए थे। सील्ड कवर मतलब
चुपचाप से गवर्नमेंट जो है कोई भी इशू चल रहा है वहाँ पर अपने पेपर रखे, जुडिशरी ने उनको पढ़ा और फिर आंसर दे दिया। मतलब जो अपोजिशन पार्टी है उसको पता ही नहीं चल पाता कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपने क्या क्या पॉइंट रखे हैं। यहाँ पर बात है S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर के। तो इंडिया में ये डिफेंस सिस्टम रशिया से आने वाला है, इंस्टॉल होगा। इसके थ्रू इंडिया जो है वो अपनी वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर एरियाज को सिक्योर करने की बात कर रही है। यहाँ पर चाइना ने इस डिफेंस सिस्टम को खरीदा था। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारे रीजनल जो कंट्री है उनके पास में डिफेंस सिस्टम है, इंडिया को भी अपने यहाँ पर इस तरीके की अवेलेबिलिटी रखनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 12 पर, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक तरीके से लाने की कोशिश की गई, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रखा गया है कि मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री पॉइंट होंगे आपकी एजुकेशन में। अगर कोई पर्सन एक ईयर की अपनी कंप्लीट करता है, ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करता है, तो इसको एक तरीके से उसको एक सर्टिफिकेट देने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जो कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स का जो सर्टिफिकेट है वो भी उनको दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर 2 इयर्स का अपना कंप्लीट करते हैं तो उनको डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी, 3 इयर्स कंप्लीट करते हैं तो उनको कुछ एक्स्ट्रा डिग्री दी जाएगी। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि यूजीसी ने ये डिक्लेयर किया है कि अगर कोई पर्सन अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री में 75% मोर देन अपनी परसेंटेज है, इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करता है अपनी डिग्री के दौरान, तो वो डायरेक्ट जो है वो मास्टर डिग्रीज को कंप्लीट किए बिना ही PhD में एंट्री ले सकता है। ओके, तो ये कुछ नई चीज़ें हैं जो हमें शो करती हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट जो है वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, यहाँ देखिए बार्क जो है, कुछ न्यूज़ चैनल जो है उनकी रेटिंग्स को लेकर के यहाँ पर रखा गया है कि बार्क जो एक तरीके से न्यूज़ एजेंसी जो है, ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी, उनको रेगुलेट करने का काम करता है। तो उनकी जो भी न्यूज़ चैनल्स की जो भी रेटिंग्स है उसको रिज्यूम करने का काम करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर। यहाँ पर यूक्रेन जो है वो कल हमने देखा कि US की कांग्रेस को जो पार्लियामेंट है उसको उन्होंने डिस्कस किया। अब उन्होंने डिस्कस किया है जर्मनी के साथ में कि जिस तरीके से आपके बीच की दीवार गिर गई थी और आप दोबारा से यूनिफिकेशन हो गया था, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि यूरोप और यूक्रेन जो है वो एक तरीके से दोनों, मतलब यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो यूक्रेन के सपोर्ट करें और रशिया को काउंटर करने की कोशिश करें। यहाँ पर साउथ कोरिया को लेकर के बोला गया है कि वहाँ पर कोविड के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये हमने एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है द हिंदू के उनको हमने डिस्कस किया। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।